हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पाक साहब का पार्ट 20। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। रात के 8:30 बजे थे। काले रंग की एक चमचमाती हुई लंबी गाड़ी राष्ट्रपति भवन के ऊंची चार दीवारी में बने जाल के विशाल गेट के बाहर रुकी। हालांकि वहां भरपूर रोशनी थी, फिर भी गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अपने हाथों में मौजूद शक्तिशाली टार्चों के दायरे गाड़ी की नंबर प्लेट पर घुमाए। प्लेट बता रही थी, गाड़ी आर्मी की है, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस। एक सुरक्षा सैनिक ने नंबर पहचान कर दूसरे से कहा, दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा इस तरह खुला जैसे किसी बटन के दबने पर खुला हो। जिस वक्त गाड़ी दरवाज़ा पार करके अंदर जा रही थी, उस वक्त एक टॉर्च ने ड्राइवर के चेहरे का मुआयना किया। दूसरी ने पिछली सीट पर बैठे कमांडोज के चीफ का। इधर गाड़ी ने दरवाज़ा पार किया, उधर पीछे दरवाज़ा वापस बंद हो गया। तनुषा का ड्राइवे पर गाड़ी तेजी सी चली गई। ड्राइवे ही नहीं बल्कि उसके दोनों तरफ दूर दूर तक फैला लॉन तेज सर्च लाइटों की रोशनी से जगमगा रहा था। वातावरण में खिले हुए फूलों की महक थी और थे चारों तरफ नजर आ रहे सैनिक, सशस्त्र सैनिक, चाक चौबंद, पूरी तरह मुस्तैद। सैनिक इतने ज़्यादा थे और चप्पे चप्पे पर फैले हुए थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। राष्ट्रपति भवन था यह। सुरक्षा के इंतजाम तो रहते ही थे, परंतु विकास के खौफ ने उन इंतजामों को पटाक पड़ा पर पहुंचा दिया था। हालांकि यह राज चंद ही लोगों तक सीमित था कि शक्ति विकास के कारण है। आम सैनिक को तो वही जानकारी थी जो पूरे विश्व को थी, यह कि विकास पाकिस्तान की कैद में है। वे तो बस इसलिए शक्ति बरत रहे हैं क्योंकि ऊपर से शक्ति बरतने के आदेश थे। प्रत्येक सैनिक गाड़ी को इस तरह घूर रहा था जैसे उसी में राष्ट्रपति की हत्या का तलबगार हो। गाड़ी राष्ट्रपति भवन की भव्य इमारत के विशालकाय पोर्च में पहुंचकर रुकी। एक सुरक्षा सैनिक ने अदब से आगे बढ़कर पिछला दरवाज़ा खोला। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस बाहर निकला। आसपास खड़े सैनिकों की एड़ियां बजी, परंतु चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस किसी पर भी ध्यान दिए बगैर चुस्ती फुर्ती के साथ इमारत के मुख्य द्वार तक पहुंचने वाली सीढ़ियां चढ़ता चला गया। जहां गाड़ी रुकी थी, मुख्य द्वार वहां से 10 फुट ऊपर था। सुरक्षा सैनिक ने गाड़ी का दरवाज़ा वापस बंद कर दिया था। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर वह उसे सड़क पर फिसलता हुआ उस दिशा में ले गया जहां करीब 10 गाड़ियां पहले से ही खड़ी हुई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक विजिटर्स की गाड़ियां वही खड़ी होनी थी। पहले से खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर नज़दीक ही खड़े बतिया रहे थे। सीक्रेट सर्विस के वे सभी सैनिक थे, वर्दी पहने हुए। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के ड्राइवर ने भी गाड़ी घुमाकर पार्किंग में लगा दी। सभी गाड़ियों के पिछले से राष्ट्रपति भवन की ऊंची चार दीवारी की तरफ थे। उसने गाड़ी वहां लगाई थी जहां चीफ ऑफ कमांडोज की गाड़ी पहले से खड़ी थी। उधर ड्राइवर ने गाड़ी पार्क करने के बाद लॉक की और बतिया रहे ड्राइवरों की तरफ बढ़ा। इधर उसकी गाड़ी की डिक्की में बहुत ही बारीक सी जीरी बनी और सुर्ख रंग की 2 आंखें बाहर का नज़ारा करने लगी। कॉन्फ्रेंस हॉल में कदम रखते ही चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस ने
वहाँ मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। जनरल मुशर्रफ की तरफ बहुत तेज कदमों के साथ बढ़ा था वह। मुशर्रफ ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, आज आप पहली बार 5 मिनट लेट हुए हैं। सॉरी सर, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस ने केवल इतना ही कहा। बैठिए। मुशर्रफ ने अपने नज़दीक वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस ने बैठते हुए कहा, थैंक यू सर। बाकी सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। मुशर्रफ ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए कहा, हमें 9 बजे रैली में पहुंचना है। 10 मिनट स्टेडियम पहुंचने में भी लगेंगे। जल्दी से बताइए क्या रहा। वे लोग तैयार नहीं है सर। पकुटी तन गई मुशर्रफ की। हलक से सख्त लहजा निकला। तैयार नहीं है क्या मतलब? वे कहते हैं कि हम टीवी पर यह नहीं कहेंगे कि हमने जो किया और कहा आपके विरोधियों के इशारे पर किया। मिस्टर लतीफ़, मुशर्रफ गुर्राया, आप जानते हैं हमें ऐसी रिपोर्ट पसंद नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ सर? लतीफ़ लगभग गिड़गिड़ाया था। आप उन्हें मुल्क की इज्जत का वास्ता दीजिए। लतीफ़ के ठीक सामने बैठे आर्मी के चीफ नंबर 2 ने कहा, समझाइए, मुल्क की इज्जत इसी तरह बच सकती है। किसी की भी इज्जत मुल्क की इज्जत से बड़ी नहीं है। हम मानते हैं उनके इस बयान का नतीजा यह होगा कि लोग उनसे नफरत करने लगेंगे। मगर ये बात वक्ती होती है। कुछ दिन में लोग सब कुछ भूल जाएंगे। आप तो जानते हैं मिस्टर करीम, लतीफ़ ने कहा, उन लोगों से बात तक करना मुहाल है। किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानते। जो मुंह में आता है वक्त देते हैं। इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। 1 घंटा मगजमारी करो तो मुश्किल से 5 मिनट काम की बातें होती है। मिस्टर कादिर चीफ ऑफ आईएसआई को तैयार कर चुके हैं। मुशर्रफ ने चीफ ऑफ कमांडो की तरफ देखते हुए कहा, 8:45 बजे वह टीवी पर कबूल कर लेगा कि वह हमारे खिलाफ साजिश रचने वालों के हाथों की कठपुतली बन गया था और इस साजिश के तार सीमा पार से भी जुड़े हैं। वो सब ठीक है सर, कादिर ने कहा, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नुसरत तुगलक हैं, क्योंकि उस फिल्म में सबसे ज़्यादा बकवास उन्होंने की है। वही कह रहे हैं हम, मिस्टर लतीफ़। इस बार मुशर्रफ ने उसे चेतावनी भी दी, आज रात 12 बजे तक आप कामयाब नहीं हुए तो मुशर्रफ का वाक्य पूरा न हो सका। उसके पहले ही मेज पर रखे कई फ़ोनों में से एक की घंटी बज उठी। मुशर्रफ ने झुंझलाकर रिसीवर उठाया। कहा, यस, आपके लिए प्राइवेट फ़ोन है सर। ऑपरेटर की आवाज़। मुशर्रफ चिल्ला उठा, हमने कहा था मीटिंग के दरमियान कोई भी फ़ोन। सर, फ़ोन करने वाला विकास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। वह विकास के बारे में मुशर्रफ के मुंह से निकले ये शब्द वहाँ बैठे हर शख्स को चौंका गए। इधर एक पल मुशर्रफ ने सोचने में केवल एक पल गंवाया था। अगले पल चेहरे पर सख्ती नजर आई। कहा, बात कराओ। यांत्रिक खड़खड़ाहट के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी, मिस्टर मुशर्रफ। कौन हो? हलक से गुर्राहट निकली। विकास का क्या? अपने बारे में मैं ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ओह, मुशर्रफ के लहजे में व्यंग था। कहाँ से बोल रहे हो? तुम्हारे इसी महल से जिसके कॉन्फ्रेंस हॉल में तुम बैठे हो। मिस्टर विकास। मुशर्रफ इतना ही कह पाया था कि लतीफ़ ने यह कहकर, वह आपके स्तर का नहीं है सर, मुझे दीजिए। रिसीवर लिया और उस पर गुर्राया। कहाँ हो तुम? ओह, अचानक कोई चमचा बोलने लगा। चल तू ही सुन, मैंने तेरे
बाप को बताया है कि मैं इसी महल से बोल रहा हूँ जिसमें इस वक्त तुम सब हो। साइकोलॉजिकल लड़ाई कहीं और जाकर कर हरामजादे, या हमें बता हम कहाँ आए। लतीफ़ के हलक से आग निकली थी। इस महल के चारों तरफ चप्पे चप्पे पर इतना पहरा है कि बावजूद इसके मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। उसकी बात काटकर कहा गया, तू तेरी रूह तक यहाँ दाखिल नहीं हो सकती। ठीक 1 मिनट बाद सबूत मिल जाएगा। कैसा सबूत? लाइट गुल हो जाएगी महल की। तू करेगा लाइट गुल? नहीं, जादू के जोर से होगी। ऐसे जादू हमारे बंगाल में सिखाए जाते हैं। बकवास मत कर हरामजादे। लाइट गुल होने के ठीक 1 मिनट बाद महल के हर हिस्से में धमाके शुरू हो जाएंगे। इतने बम फटेंगे कि क्या तुमने कश्मीर में गाँव में बरसाए होंगे। 10 मिनट के अंदर यह महल मलबे का ढेर बन जाएगा। तुम सबकी कब्रें बन जाएंगी यहाँ। तू मलबे का ढेर बनाएगा इस महल को। तू हमारी कब्रों में बदलेगा इसे। फ़ोन पर क्या बात करता है कुत्ते? सामने आ, हिम्मत है तो सामने आ। हमने तो सुना है तू पीछे से वार नहीं करता, सामने आकर लड़ता है। तभी तो पहले फ़ोन किया है। विकास ने ठाका लगाया। आधा समय गुजर चुका है, अब केवल आधा मिनट बचा है। लतीफ़ ने कुछ कहने के लिए पुनः मुंह खोला, मगर दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया था। लतीफ़ का चेहरा बुरी तरह तमतमा रहा था। बनाया हुआ सा खड़ा रह गया था वह। कई पल तक तो यह भी नहीं सूझा कि रिसीवर उसके हाथ में है। क्या कह रहा था? कादिर ने पूछा। बक रहा था साला। लतीफ़ ने रिसीवर कैंडल पर पटक दिया। करीम बोला, क्या कह रहा था? कह रहा था महल में पहुंच चुका है। शायद अनजाने ही में उसने अपनी रिश्तवाज देखी थी। सबूत के तौर पर 1 मिनट बाद लाइटें गुल हो जाएगी। उसके 1 मिनट बाद बम फूटने लगेंगे। साला कुत्ता, मैं सब जानता हूँ। ये साइकोलॉजिकल लड़ाई के पेतरे होते हैं। वह हमारे दिमागों पर हावी होना चाहता है। किसी से भी पहले मुशर्रफ बोल पड़ा। हमारे ख्याल से वह सच बोल रहा है। जी। लतीफ़ के हलक से चीख सी निकल गई। हमने महसूस किया। उसकी आवाज़ में गजब का कॉन्फिडेंस था। क्या बात कर रहे हैं सर? करीम ने कहा। सोचिए तो सही। मैंने चप्पे चप्पे पर सैनिक तैयार कर रखे हैं। मच्छर तक उनकी निगाहों से बचकर राष्ट्रपति भवन में नहीं घुस। सेंटेंस अधूरा रह गया था। लाइट गुल हो गई थी। वहाँ की लाइट गुल हो गई थी जहाँ की लाइट गुल होने का सवाल ही नहीं था। फिर भी क्योंकि जनरेटर का इंतज़ाम रखा गया था, इसलिए अगले ही पल महल पुनः जगमगाने लगा। वैसी ही जगमगाहट करीम के होठों पर थी। यह इंतज़ाम मेरा। सेंटेंस अधूरा रह गया। एक बार फिर वाक्य पूरा न हो सका। शायद जनरेटर अपना काम अधूरा छोड़कर सो चुका था। कमांडो चीफ होने का फर्ज निभाता हुआ कादिर अंधेरे के बावजूद मुशर्रफ के नज़दीक सरक आया था। मेरे ख्याल से सर गड़बड़ है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं है, मैं अभी देखता हूँ। यह कहने के साथ करीम दरवाजे की तरफ बढ़ने के प्रयास में किसी कुर्सी से टकराया। फिर भी खुद को गिरने से बचा लिया उसने। शायद वह हमें आतंकित करना चाहता है। अंधेरे में लतीफ़ की आवाज़ गूंजी। मुशर्रफ ने कहा, मतलब पहुंच तो गया ही। और धड़ाम, महल के किसी हिस्से में विस्फोट की आवाज़ आई। अल्ताफ़,
कादिर जेब से वॉकी टॉकी निकालकर शुरू हो गया। आवाज़ में उत्तेजना थी। गैराज से बुलेट प्रूफ गाड़ी निकालो, हम लोग स्टेडियम जाएंगे। एक और विस्फोट की आवाज़। दूसरी तरफ से पूछा गया, सर ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, सब सतर्क रहो, गाड़ी पोर्च में लाओ। उत्तेजना भरे लहजे में कहने के साथ उसने वॉकी टॉकी जेब में डाला। मुशर्रफ का हाथ पकड़कर बोला, मेरे साथ आइए सर, हम चल सकते हैं। मुशर्रफ ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। तभी एक और धमाके की आवाज़ गूंजी। लाइट गुल होते ही चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस की गाड़ी की डिक्की पूरी खुल गई। गजब की फुर्ती के साथ एक इंसानी साया बाहर आया और डिक्की पुनः बिना कोई आवाज़ किए बंद हो गई। किसी तरफ से किसी ने कहा था, अरे आज लाइट कैसे चली गई? लाइट पुनः चमकी। डिक्की से निकले शख्स के जिस्म पर भी पाकिस्तानी आर्मी की ही ड्रेस थी, इसीलिए वह वहाँ मौजूद सैनिकों से अलग नज़र नहीं आया। नज़र भी आता तो शायद कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं था, क्योंकि आँख से मारकर लाइट पुनः गुल हो गई थी और इस बार आँख मारने के लिए भी नहीं लौटी। ये क्या हो रहा है आज? किसी तरफ से आवाज़ आई। कई सैनिकों की टॉर्च ऑन हो गई थी। प्रकाश दायरे इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। डिक्की से निकले शख्स ने भी अपनी जेब से टॉर्च निकाल ली। वह खुद भी दौड़ रहा था और अपने हाथ में मौजूद टॉर्च के प्रकाश के दायरे को भी दौड़ा रहा था। प्रकाश दायरे को चारों तरफ दौड़ा रहा था, वह केवल यह साबित करने के लिए कि वह भी यहाँ तैनात सैनिकों में से एक है, मगर स्वयं एक निश्चित दिशा की तरफ दौड़ रहा था, जैसे जानता हो उसे कितनी देर में वहाँ पहुँचना है। अंधेरे के कारण इमारत के चारों तरफ अफरा तफरी तो फैली थी। सैनिक एक दूसरे से यह भी पूछ रहे थे कि आज ये क्या अनहोनी हुई, मगर किसी किस्म की हड़बड़ाहट नहीं थी। परंतु तब जब राष्ट्रपति भवन के अंदर एक विस्फोट हुआ, हड़बड़ाहट ही नहीं, बौखलाहट भी फैल गई। शोर सा मच गया। हथियार संभाले सैनिक बेवजह इधर उधर भागने लगे। क्या हुआ, क्या हुआ? चारों तरफ से आवाज़ें उठी। ये धमाका कैसा था? कोई चीखा, अलर्ट हो जाओ, कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है। अलर्ट तो सब हो गए थे, मगर समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि करना क्या है। सिर्फ उस शख्स को छोड़कर जो चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस की गाड़ी की डिक्की से निकला था। वह अपने लक्ष्य की तरफ इस तरह लपक रहा था जैसे जानता हो कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। चारों तरफ हंगामे और शोरगुल का माहौल था। तभी इमारत के एक और हिस्से में विस्फोट हुआ। हंगामा, शोरगुल और सैनिकों की भागदौड़ बढ़ गई। टार्चों के प्रकाश दायरे दीवारों पर बढ़ चढ़कर वहां का मुआयना करने लगे। डिक्की से निकला शख्स अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। आवाज़ उसके बेहद नज़दीक से आई थी, सर ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, सबको सतर्क कर दो, गाड़ी पोर्च में लाओ। उत्तेजना भरी एक बारीक आवाज़ और बस। एक साय को उसने एक गैराज की तरफ लपकते देखा था। डिक्की से निकले शख्स ने टॉर्च ऑफ करके जेब में रख दी। गैराज की तरफ लपकने वाले की तरफ लपका। आने वाले ने अपने पीछे भागते कदमों की आवाज़ जरूर सुनी, परंतु इस बात का तो गुमान तक नहीं हुआ कि कोई उसे दबोचने के मकसद से उसके पीछे दौड़ रहा है। दौड़ तो उस वक्त सभी रहे थे, भले ही किसी को यह नहीं पता था कि वह क्यों दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है। घटना जब समझ में नहीं आ रही होती
दुश्मन जब सामने नहीं होता तो यही होता है। सब चीखते चिल्लाते एक दूसरे को सतर्क करते दौड़ रहे थे। अल्ताफ ने शटर खोला ही था कि इलाका तीसरे विस्फोट से थर्रा उठा। यही क्षण था जब पीछे वाले ने गोरिल्ले की तरह झपटकर उसे दबोच लिया। अचानक खुद पर हुए आक्रमण ने अल्ताफ को बौखला दिया। कमज़ोर नहीं था वह, मगर वह उससे भी ज़्यादा ताकतवर था जिसने दबोचा था। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब अपनी सारी शक्ति समेटकर झटका मारा और बावजूद उसके चुंगल से न निकल सका। जिसने दबोचा था उसके साथ गलत हो रहा है। यह मैसेज किसी और को देने के लिए उसने चीखना चाहा, मगर चीख भी न सका। पाया मुंह पर एक हाथ चिपका हुआ है। आज़ाद होने हेतु दूसरा झटका मारने के लिए अपने कसपल समेट ही रहा था कि आंखों के आगे रंग बिरंगे तारे नाच गए। लुप्त होती चेतना को मस्तिष्क ने अंतिम मैसेज यही दिया था कि वह उसकी कनपटी पर पड़ी किसी एक्सपर्ट की कराट का परिणाम है। अल्ताफ डिक्की से निकले शख्स की बाहों में झूल गया था। उसे छोड़ने से पहले शख्स ने उसकी जेब से गैराज में खड़ी शानदार बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। उसके बाद उसे ड्राइविंग सीट पर जमने और गाड़ी स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। गाड़ी गियर में डालकर गैराज से बाहर निकाली, हेडलाइट ऑन की। उसी क्षण एक और विस्फोट हुआ। गाड़ी के सामने का हिस्सा रोशनी से यूं तर हो गया था जैसे दरिया में छलांग लगा शख्स पानी में तर हो जाता है। बगल वाली सीट पर एक माइक पड़ा था। उसे उठाया, स्विच ऑन किया और बोला, इस गाड़ी में राष्ट्रपति बाहर जाएंगे, कोई रोकने की कोशिश न करे। आश्चर्य! चारों तरफ गूंजने वाली आवाज़ अल्ताफ की थी। काम पूरा करने के बाद उसने गाड़ी तेजी के साथ पोर्च की तरफ बढ़ा दी। विस्फोट अब भी हो रहे थे। हंगामा पूरी तरह बरपा हुआ था। पोर्च की तरफ बढ़ रही गाड़ी को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की, बल्कि इधर उधर दौड़ रहे सैनिकों ने काई की तरह कटकर उसे रास्ता दिया। पहली बात, सब जानते थे यह विशेष बुलेट प्रूफ गाड़ी केवल राष्ट्रपति के लिए है। दूसरी बात, वह करामाती शख्स अल्ताफ की आवाज़ में घोषणा कर ही चुका था। गाड़ी पोर्च में पहुंची। उस वक्त दो साए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने अपने सिर पर मौजूद खेप का छज्जा आंखों के नीचे तक झुका लिया, मगर वे जो मुशर्रफ और कादिर थे, उन्हें उसकी सूरत देखने का होश कहाँ था। कादिर ने पिछला गेट खोला और बंद किया। इस बीच मुशर्रफ पिछली सीट पर बैठ चुका था। कादिर अगला गेट खोलकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। करामाती शख्स ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कादिर ने माइक पर कहा, नंबर 1 आगे, नंबर 2 पीछे। बाकी लोग दुश्मन की तलाश करके उसे हलाल कर दे। वह राष्ट्रपति भवन में ही होना चाहिए। करामाती शख्स ने देखा, हथियारबंद कमांडोज से भरी एक गाड़ी सायरन बजाती उसके आगे दौड़ने लगी थी। दूसरी पीछे दौड़ती चली आ रही थी। कादिर ने राहत की सांस ली। थोड़ा नीचे झुकता हुआ बोला, अब हम महफूज हैं सर। आप जानते हैं कि इस गाड़ी के अंदर दुनिया के किसी हथियार की पहुंच नहीं है। सुनसान पड़ी सड़क पर तीनों गाड़ियां रिवाल्वर से निकली गोलियों की तरह दौड़ी चली जा रही थी। कमांडोज की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ जहां दूर दूर तक गूंज रही थी, वहीं बुलेट प्रूफ गाड़ी के सिर पर लगी लगातार घूम रही लाल बत्ती दूर से ही देखी जा सकती थी। एकाएक आगे वाली गाड़ी के ब्रेक जोर से लगे
उसी अनुपात में बुलेट प्रूफ गाड़ी के ब्रेक भी लगे और फिर उसके पीछे वाली के भी। तीनों गाड़ियां सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? मुशर्रफ ने स्वाभाविक सवाल पूछा। ये लोग रुक क्यों गए? यही सवाल जब कादिर ने माइक पर किया तो जवाब आया, सड़क के बीच एक पेड़ पड़ा है सर। पेड़? कादिर चौंका। रास्ता ब्लॉक है? कोई गड़बड़ मालूम? धड़ाम! अगली गाड़ी के ठीक सामने भयंकर विस्फोट हुआ। शोले हवा में परवाज करते नजर आए। ओह! सारे जहां का कहर कादिर के चेहरे पर इकट्ठा हो गया। अब इतनी हिम्मत हो गई इनकी। मेरे दस्ते को खुद मुझे रोककर मुकाबला करने के बारे में सोचने लगे। गाड़ी वापस मोड़ लूं सर? ये लोग खतरनाक मालूम पड़ते हैं। अल्ताफ की आवाज़ में चोट सीधी कादिर के अहम पर की गई थी, उसके गुरूर पर की गई थी। वही हुआ। क्यों? कादिर के मुंह से निकला। हम क्या कमज़ोर हैं उनसे? एक विस्फोट और हुआ। देख ही लेता हूँ सालों को। कादिर दांत बींचकर गुर्रा उठा। फिर माइक पर बोला, देख क्या रहे हो? अंदर क्यों बैठे हो गाड़ियों के? मोर्चा संभालो। दोनों गाड़ियों के कमांडोज सड़क के दोनों तरफ कूदते नजर आए। कादिर, मुशर्रफ ने कहा, हमारे ख्याल से हमें उलझना नहीं चाहिए, बचकर नहीं जाना चाहिए। उनमें से एक भी। सब सालों की लाशें बिछा दो। माइक पर दहाड़ने के बाद कादिर पीछे देखता हुआ बोला, सॉरी सर। इनकी इतनी हिमाकत अब बर्दाश्त नहीं होती। राष्ट्रपति भवन में गुस्सा एक कमबख्त मुझे रोका। हम यूँ डरकर भागते रहे तो इनके हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। मुशर्रफ के कुछ भी कहने से पहले एक और विस्फोट। आप बैठिए सर, मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। हल्क से गुर्राहट निकालते हुए उसने एक हाथ से हॉलेस्टर से रिवॉल्वर निकाला था, दूसरे से अपनी साइड का दरवाज़ा खोला था और फिर अल्ताफ से कहा था, मेरे बाहर निकलते ही गाड़ी अंदर से लॉक कर लेना और मेरे अलावा किसी के लिए भी मत खोलना। खतरा देखो तो गाड़ी लेकर यहाँ से वापस चले जाना। जब तक गाड़ी बंद है तब तक अणुबम भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह सब कहने के बाद उसने किसी की सुनी ही जो नहीं। सुनता तो तब जब किसी ने कुछ कहा होता, और कहा तब होता जब उसने किसी को कुछ कहने का मौका दिया होता। दरवाज़ा खोलकर उसने बाईं तरफ फैले अंधेरे में जंप लगाने के साथ दरवाज़ा वापस तार से बंद कर दिया था। ड्राइवर ने लपक कर वह लीवर दबा दिया जिससे गाड़ी लॉक हो गई थी। मुंह में से एक ही लफ्ज निकला, गधा। क्या मतलब? ये शब्द मुशर्रफ के थे। करामती शख्स ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठे ही बैठे उसने अपने शरीर को काफ़ी हद तक पीछे घुमा लिया। हाथ बढ़ाकर अंदर की लाइट ऑन की और सिर पर रखी केप का छज्जा ऊपर उठा लिया। तुम? मुशर्रफ ने मानो अपने फेस से केवल 2 फुट दूर पुपकारते अजगर को देखा था। पलक झपकते ही उसके चेहरे से हजारों हजारों रंग गुजर गए थे। डिस्को फेत में भी इतने कम समय में इतने ज़्यादा रंग नहीं बदलते। कहिए मुशर्रफ साहब, आवाज़ विकास की थी। कैसी रही? लकवा मार गया मुशर्रफ को। जुबान ऐंठ गई थी, हलक में सूखा पड़ गया था तो लफ्ज निकलते ही कहाँ से। पथराई आंखों से वह विकास और सिर्फ विकास को देख रहा था, उसे जिसके गुलाबी होठों पर मुस्कान थी, जहर से बुझी मुस्कान। अच्छा भला खूबसूरत लड़का इस वक्त उससे जिन्न सा नज़र आया। गधा इसलिए कहा कादिर को क्योंकि मेरे गुरु लोग हमेशा कहा करते हैं,
जोश में आदमी का बच्चा बेवकूफ़ियों के अलावा और कुछ नहीं किया करता, लड़के ने सामान्य स्वर में कहा था, जबकि मुशर्रफ को लगा वह दांत पीस रहा है। वही उसने भी की। मोर्चा संभालने गाड़ी से बाहर चला गया। मुशर्रफ के मुंह से अब भी कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। वैसे इस गाड़ी से बाहर तो उसे जाना ही था। खुद नहीं जाता तो दरवाज़ा खोलकर मैं धकेल देता। धकेल नहीं पाता तो इसी सीट पर उसे लुढ़का देता। कहने के साथ उसने रिवॉल्वर निकाल लिया था। इस कंडीशन में उसका जिस्म यहीं पड़ा रह जाता। रूह गाड़ी से बाहर चली जाती। रूह को बाहर जाने से तो इसका बुलेट प्रूफ रोक नहीं सकता ना। इधर गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन हो जाने के कारण बाहर से अंदर का दृश्य साफ देखा जा सकता था, एकदम साफ। और उस दृश्य को सबसे पहले सड़क के उस पार झाड़ियों में खड़े कादिर ने ही देखा था। छक्के छूट गए थे उसके। मरने की परवाह किए बगैर वापस गाड़ी की तरफ दौड़ा, नज़दीक आया और चीखता हुआ पूरी ताकत से रिवॉल्वर के दस्ते के बार बार खिड़की के कांच पर वार करने लगा। इसे कहते हैं दिमाग का दिवाला निकल जाना। एक नज़र उसे देखने के बाद विकास ने मुशर्रफ से कहा, सेकंड भर पहले पट्टा खुद बताकर गया है, अणुबम तक से इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और खुद अपने रिवॉल्वर के दस्ते को तोड़े ले रहा है। अच्छा खेल खेला लड़के। मुशर्रफ काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुका था। हम तुम्हारे कायल हो गए बगैर पूरा खेल जाने। मतलब बाहर वैसा कोई नहीं है जिससे 2 मिनट के निपट लेने के इरादे से कादिर गाड़ी से बाहर निकल गया। सब इसका कमाल है। कहने के साथ जो उसने अपना दूसरा हाथ ऊपर किया तो उसमें एक रिमोट नज़र आया। बोला, इसका एक बटन दबाया उसने। बाहर पुनः एक विस्फोट हुआ। बम आती बार रख दिए थे मैंने वहाँ। कोई खास खतरनाक भी नहीं है, बस आवाज़ कुछ ज़्यादा करते हैं, शोले भी कुछ ज़्यादा ही उगलते हैं। कहने के साथ उसने वही बटन एक बार फिर दबाया। सड़क पर एक और विस्फोट। कादिर ने उसे बाहर ही से रिमोट पर हरकत करते देख लिया था। बगैर विकास के शब्द सुने ही समझ गया था वह कि उसने क्या खेल खेला है। ऐसा ही कुछ तुम्हारे महल में हुआ, विकास ने कहा। फर्क केवल यह था, रिमोट मेरे पास है, वह अल्फा से गुरु के पास था। फिक्र मत करो, तुम्हारा महल मलबे के ढेर में बदलना तो दूर, एक दीवार तक नहीं गिरेगी उसकी। बम सूतली बमों से ज़्यादा घातक नहीं थे। विस्फोट तुम्हें वहाँ से निकालकर इस गाड़ी में पहुँचाने के लिए किए गए थे। तुम लोगों की नज़र में यही सबसे सुरक्षित जगह थी ना। लाइट किसने गुल की महल में, बम पहले से किसने रख दिए थे। सब गुरु का चमत्कार है। अब अकेला कादिर नहीं, उसके सभी कमांडोज गाड़ी पर पिले पड़े थे। कोई उसके टायर फाड़ डालना चाहता था, कोई AK-47 की बट से कांच तोड़ने की कोशिश में था, कोई गन का मुंह खोलकर सरकारी गोलियों का दुरुपयोग कर रहा था। बुरी तरह बनाए हुए थे सब। मारे गुस्से से बुरी हालत थी ऐसी जैसे गाड़ी की बॉडी से टकराकर अपना सिर फोड़ लेना चाहते हों। और फिर कादिर चीख चीख कर कमांडोज को देख रहा था। परिणाम स्वरूप सभी कमांडोज गाड़ी के एक तरफ जुट गए और उसे सड़क पर पलटने की कोशिश करने लगे। विकास बड़बड़ाया, ओह, इन्होंने तो मुझे यहीं कैद करने की तरकीब निकाल ली। मुशर्रफ दिलचस्प नज़रों से कमांडोज को देख रहा था।
विकास ने सिर से कैप उतार ली। उसने टेप के जरिए अपने सिर पर एक रिवॉल्वर खड़ा कर रखा था। मुशर्रफ उसे विचित्र नज़रों से देखता रह गया। रिवॉल्वर की नाल सिर के पीछे की तरफ थी। उसने कहा, तुम देख सकते हो, जब मैं ड्राइविंग करूँगा तो इसका रुख पिछली सीट की तरफ होगा। ट्रैगर से बंधे तार का दूसरा सिरा मेरे बाएं पैर के अंगूठे से बंधा है। मैंने अंगूठे को जुम्बिश दी नहीं कि गोली चली नहीं। वह गोली तुम्हारा बेजा उड़ा सकती है। कमांडोज की कोशिश से गाड़ी की एक साइड के दोनों पहिए खुल गए थे। विकास ने हाथ का रिवॉल्वर और रिमोट डैशबोर्ड पर रखे और ड्राइव करने वाले अंदाज में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बाइक उसके सिर पर फिट रिवॉल्वर अब अपना बाढ़ सा मुंह फाड़े पिछली सीट पर मौजूद मुशर्रफ को घूर रही थी। विकास ने बैकव्यू मिरर के जरिए मुशर्रफ को देखा, मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करके गियर में डाल दी। कादिर और कमांडोज एक बार फिर गाड़ी की बॉडी को पीटने लगे थे। विकास ने गाड़ी को यू टर्न किया, कांच पीट रहे कादिर को सलाम किया और एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।